हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सीखा टुडे। जैसे कि हमने आपको पता है कि आपने 2 पार्ट्स इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द थर्ड पार्ट, जिसमें हम बेसिकली क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आई होप आपको चैप्टर याद होगा, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज। ठीक है, तो पिछले फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, सेकेंड पार्ट में हमने सेल्स के बारे में बात करी थी और थर्ड पार्ट में अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करने वाले हैं। राइट, तो आपको आज का मोटिव क्लियर हो गया, तो आप फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को। ओके, नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स। ठीक है, जैसे कि अभी हमने सेल की बात करी थी लास्ट लेक्चर में, तो हम उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे कि जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं शेप और स्ट्रक्चर में, और वो डिफरेंसेस उनके फंक्शन की हेल्प करने में काम आते हैं नहीं, मतलब उनके फंक्शन पे डिपेंडेंट होते हैं कि नहीं, अभी हम समझते हैं। देखो क्या है, सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफर इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर एंड दीज डिफरेंसेस आर क्लोजली रिलेटेड टू देयर फंक्शंस। देखो, यही बात अभी हमने बोली कि जो सेल्स होते हैं ना, वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, और ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। अब ये समझने वाली बात है, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे स्टमक में सेल है, ठीक है, जो हमारे स्टमक में सेल है उसका काम होगा, मान लो वो एक सेल वो डाइजेशन परफॉर्म करता है, मतलब जो डाइजेशन हो रहा है हमारी बॉडी में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। जो दूसरा हमारा एक, अगर हम एक और सेल की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे कोई ब्रेन में सेल होगा, ठीक है, कोई ब्रेन में सेल है, वो क्या कर रहा है, मान लो वो थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। राइट, तो ये जो दोनों सेल हैं, जो एक स्टमक में है एक ब्रेन में है, इन दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हैं, तो इसकी वजह से इनका जो शेप होगा, साइज होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो भी डिफरेंट होगा। मतलब ये दोनों आइडेंटिकल नहीं दिखेंगे, भले ही ये दोनों सेम बॉडी में है पर ये दोनों सेम नहीं दिखने वाले। तो इसलिए हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, जो शेप साइज, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, सेल का शेप, साइज और स्ट्रक्चर तीनों ही डिफरेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ? नाउ मूविंग ऑन, एग्जांपल्स इन ह्यूमन। अब जैसे ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है ना, इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो एग्जांपल्स देखो, मसल सेल आर स्पिंडल शेप, थिन एंड फ्लेक्सिबल। मसल सेल कैसा होता है? स्पिंडल शेप का होता है। अभी हम देखेंगे स्पिंडल शेप कैसा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है, दिस हेल्प्स देम टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। अच्छा, ये बात याद रखना, जो मसल सेल्स होती हैं, अच्छा मसल सेल्स को जैसे आपने मान लो अपने हैंड से फिस्ट बनाई, उसे ओपन करा, दोबारा से फिस्ट बनाई, उसे ओपन करा, अभी जो हम बोल रहे हैं ना उसको करके देखना, ठीक है। तो जो हमारी मसल सेल होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, तभी हमारा मूवमेंट हो पाता है। हम चल रहे हैं, उसमें भी मसल सेल इन्वॉल्व हो रही हैं, जब उनका मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का होता है तभी हमारा बॉडी का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो इसलिए उनका पतला रहना और फ्लेक्सिबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिंडल शेप रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे स्पिंडल शेप कैसा। अब मसल सेल्स कहाँ पे भी वर्क करती हैं? जो हमारा फूड पाइप होता है, बेसिकली जो मुंह से खाना जाने के बाद स्टमक में जाता है, उसके बीच में एक एलोंगेटेड फूड पाइप होता है, उसमें भी मसल सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। कहाँ पे? ओके, कहाँ पे? फूड को पुश करने के लिए, मतलब किस तरफ पुश करने के लिए? स्टमक की डायरेक्शन में फूड को पुश करने के लिए। क्लियर? नाउ नर्व सेल्स जो हमारे ब्रेन में होता है बेसिकली, जिसको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ये बहुत लंबी और ब्रांच्ड होती हैं। क्यों ब्रांच होती हैं? क्योंकि इन्हें मैसेज कैरी करना होता है एक अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अच्छा, ये देखो एक बार समझते हैं हम थोड़ा एग्जांपल से। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे ऐसे पिन रखा हुआ है और आपने एकदम से पिन जो होता है, आपने एकदम से उसमें फिंगर लगा दी, तो आपने जैसे ही गलती से उसमें फिंगर लगी तो एकदम झटके से आप फिंगर हटाते हो, है ना, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि वो पिन है, और अगर आपने उस पर फिंगर रखी अपनी तो आपको हर्ट होगा। तो ये आपने जो फटाफट से अपनी फिंगर हटाई, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने फिंगर से लेके डायरेक्ट ब्रेन का जो कनेक्शन है, ये चेन बन रही है किसकी वजह से? न्यूरॉन्स की वजह से। और न्यूरॉन्स पहले ब्रेन में सिग्नल देते हैं कि ये शार्प ऑब्जेक्ट है, फिर ब्रेन सिग्नल देता है फिंगर पे कि इस फिंगर को हटा लो। तो ये इतना जल्दी जल्दी काम होता है, इसलिए ये लॉन्ग और ब्रांच्ड होते हैं, मतलब बहुत लंबे होते हैं ताकि मैसेज को ट्रांसमिट कर
सके। क्लियर। और तीसरा एग्जांपल है, हमने जो एक्टिविटी पढ़ी थी लास्ट क्लास में चिक सेल वाली, तो वो जो चीक सेल होता है वो बहुत थिन और फ्लैट होता है। क्यों? क्योंकि वो एक हमारे चीक में प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाता है हमारे चीक के अंदर, कि प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करता है हमारी चीक को, इसलिए वो बहुत थिन और फ्लैट होता है। आई बात समझ में? तो इसलिए हमारे हर एक मसल सेल, देखो मसल सेल, न्यूरॉन और चीक सेल, सबके अलग अलग शेप्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो भी बहुत ज्यादा अलग है। अब और एग्जाम्पल देखो, अभी तो हमने ह्यूमंस की बात करी, अब प्लांट्स में एग्जाम्पल देखो। तो प्लांट्स में कैसे सेल्स होते हैं? रेक्टेंगुलर होते हैं, ओवल होते हैं, एलोंगेटेड भी होते हैं। एलोंगेटेड यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लंबे लंबे। सम फॉर्म्स लॉन्ग ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू आउट द प्लांट्स। कुछ कुछ लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं कि बहुत बड़ा कोई छोटा सा प्लांट है, ठीक है, उसमें भी वो पूरा रूट से और लीव्स तक वाटर पहुंचाने के लिए किसका काम आता है? एलोंगेटेड सेल्स का। कुछ बहुत छोटे छोटे सेल्स होते होंगे, क्योंकि उनका फंक्शन उतना ज्यादा नहीं होता होगा, उन्हें डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल नहीं करना, उनका वो काम ही नहीं है, तो इसलिए वो अलग अलग सेल पे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन बने हुए हैं। नाउ अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो देखो हमारे अभी हमने बात करी थी कि फूड पाइप में मसल सेल्स होते हैं, जिनकी वजह जो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड टुवर्ड्स द स्टमक पुश होता रहता है। ओके वैसे ही फूड स्टमक में जब फूड आता है तो वहां पे भी मसल सेल होते हैं, जो फूड को और ग्राइंड करने का काम करते हैं। फिर और सारे भी सेल्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, जो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो जाता है। तो अभी तक का हमने बस यही बात समझी है कि अलग अलग सेल जो होता है, हर एक सेल, ओके वेट अ मिनट, हाँ, हर एक सेल जो होता है उसका अलग अलग अपना एक फंक्शन होता है, राइट। अब उस फंक्शन के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है कि उसका शेप क्या होगा। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन। अब यही बात हम बता रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकला इसका, कि जो हमारा, ओके वेट अ मिनट, कंक्लूजन क्या निकला? द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल इज सूटेड टू इट्स फंक्शन। इज दैट क्लियर? कि हर सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? उसके फंक्शन पे डिपेंडेंट होता है। हर डिफरेंट शेप्स हेल्प सेल परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। उसकी जो शेप उसे मिली होती है वो कोई एक रीजन होगा जिसकी वजह से उसे वो शेप मिली है। अगर मान लो कोई लंबा सेल है तो उसका फंक्शन नहीं होगा कि उसे दूर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मैसेज ट्रांसमिट करना है, वाटर ट्रांसमिट करना है, इस ऐसा। कोई छोटा सेल होगा तो उसका ज्यादा वो ट्रेवलिंग वाला काम नहीं होगा, मतलब बेसिकली सेल नहीं ट्रेवल करते हैं, वो ट्रेवल करवाते हैं मैसेजेस को। तो ऐसे ही अगर हम मसल सेल की बात करें तो देखो ये छोटे छोटे ऐसे बने होते हैं, ये मसल सेल ऐसा होता है, थोड़ा सा थिन होता है और एलोंगेटेड होता है। और नर्व सेल की बात करें तो ये देखो इतने लंबे होते हैं, क्योंकि यहाँ से इसके हेड से लेके इसके टेल तक एक मैसेज ट्रांसमिट होता है, फिर दूसरा नर्व सेल होता है, फिर उसके हेड से लेके उसके टेल तक जाता है। सेम ये कॉन्सेप्ट आगे चलता रहता है, तो इसलिए इन्हें लंबा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नाउ ओके, यही वो बात थी हम जो कह रहे थे ना, स्पिंडल शेप, यही है वो स्पिंडल शेप। ओके अब हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारी बॉडी में किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है सेल्स में कि हमारी बॉडी इतनी स्मूथली वर्क करती है। तो देखो द बॉडी ऑफ, हाइलाइटर ले लेते हैं, हाँ, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में जो हमारी लिविंग मतलब हमारी जो बॉडी है वो ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब बेसिकली सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ चल रहा है। क्लियर? ओके सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमने बात करी थी कि जो सेल है वो हमारी लाइफ का बिल्कुल बेसिक एक तरीके का, घर में जो ब्रिक्स का काम होता है वही हमारी बॉडी में सेल का काम है। ब्रिक्स, होम हाउस इज इनकम्प्लीट विदाउट ब्रिक्स एंड सेम एज लाइक आवर बॉडी इज इनकम्प्लीट विदाउट सेल्स, सेम वही लिखा है।
तो अब ये बहुत ध्यान से सुनना है, ये 4 फिंगर जो आपको पॉइंट कर रही है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म्स अ टाइप ऑफ टिश्यू। पहले हमने बेसिक स्ट्रक्चर क्या बना, हमारा सेल बना। जब बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू। क्लियर। नाउ डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन। अब बहुत सारे टिश्यूज जब बन जाते हैं, बहुत सारे सेल से टिश्यूज बने, बहुत सारे टिश्यूज से क्या बन जाता है, एक ऑर्गन बन जाता है। अब बहुत सारे ऑर्गन से पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। उस ऑर्गन सिस्टम से मेजर फंक्शन होता है बॉडी का, और वो सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। एक बार हम ध्यान से समझते हैं। अगर हम बात करें, मान लो हमारे हाथ की बात करें हम, उसमें एक सेल से बहुत सारे सेल्स मिला के क्या बना, टिश्यू बना। अब बहुत सारे टिश्यूज को मिला के ऑर्गन बना। अब ऑर्गन जैसे कि पाम हो गया हमारा, फिंगर्स हो गई हमारी, थम हो गया, रिस्ट हो गया, ये सारे ऑर्गन्स बने। अब पाम, थम, फिंगर, रिस्ट, इन सबको मिला के एक ऑर्गन सिस्टम बना, बेसिकली पूरा का पूरा एक हैंड बना। अब ऐसे ही हैंड, लेग, स्टमक, ठीक है, शोल्डर्स, बैक, इन सबको मिला के क्या बन गया, एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये एक सीक्वेंस चलता है। सबसे पहले बेसिक यूनिट सेल, सेल्स के ग्रुप को टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप्स को ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिला के क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम एक थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं इसका। ये एक सेल हो गया। अब ये सेल्स का बहुत सारा ग्रुप हो गया, ये इतने कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, सोचो। ये टिश्यू हो गया। अभी टिश्यू से मान लो बहुत सारे टिश्यूज बने, तो क्या बना, एक ऑर्गन। ऑर्गन क्या बना है, बेसिकली ये स्टमक है, ठीक है। अब ये स्टमक किस में, कहा, कौन सी उसमें काम आ रहा है, कौन से सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आ रहा है। तो ये पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब वो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सबको मिला के क्या बन गया, एक ऑर्गेनिज्म बन गया। क्लियर। आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो सीक्वेंस चला रहा है ना, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना रहेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब देखो, लाइफ इन अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बिगिन फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड द एग। देखो, जिसके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, किसी की भी लाइफ किससे शुरू होती है, एक सिंगल सेल से शुरू होती है, जिसे हम बोलते हैं एग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बर्ड का एग्जाम्पल लें, तो वो कितना, मतलब उसकी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की होगी, राइट। पर वो बनी किससे, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बनी है। बेसिकली वो एग में से निकली है ना बर्ड, तो वो किससे बनी है, मतलब इनिशियली वो क्या थी, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थी। फिर धीरे 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 क्या बनी, वो मल्टी सेल्यूलर बनी। अच्छा, दिस सेल हैज द एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली। जिस सेल से वो, जिस एग से वो बनी है, उसमें वो एबिलिटी होती है कि वो, अगर एक एग है तो वो उसमें और सेल्स बनाता जाता है एक एग में ही, ठीक है। जिससे क्या बनता है, जिससे फॉर्मिंग मैनी सेल्स, जिससे पूरी की बहुत सारे सेल्स बनते हैं। मतलब उस, ये जो सेल है जिसका हमने बोल दिया एग, इस सेल में एबिलिटी होती है कि ये अपने जैसे बहुत सारे और फोटो कॉपी मान लो निकाल ले, ठीक है, सेम टू सेम। अब वो बहुत सारे सेल्स बन गए। अब जब बहुत सारे सेल्स बन गए तो टिश्यू भी बन जाएंगे, टिश्यू बन जाएंगे तो पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, और ऐसे पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब वो कहानी शुरू हुई थी एक सिंगल सेल से। वो सिंगल सेल ने अपने आप को डिवाइड करा बहुत सारे सेल्स में। अब वो बहुत सारे सेल्स, टिश्यूज बने, ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, फिर क्या बन गया, एट द एंड ऑर्गेनिज्म बन गए। तो यही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेड ऑफ मेनी सेल्स, आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना होता है। फिर वो धीरे धीरे क्या बनता है, मल्टी सेल्यूलर। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। मल्टी सेल्यूलर मतलब जिसके पास एक से ज्यादा सेल्स हो। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके पास पूरी लाइफ में सिंगल सेल होता है, तो उन्हें हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं उन्हें मल्टी सेल्यूलर। तो हम जो ह्यूमंस हैं वो क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर हो गई बात। ओके,
अब हम आते हैं जो हमारा बेसिकली आज का कॉन्सेप्ट था सेल का, हमने कहानी यहाँ तक खत्म कर दी। हमने पढ़ा, एक्टिविटीज पढ़ी, फिर हमने वेरिएशंस देखे, फिर सेल यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर देखा, फिर कैसे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो सब हमने किसमें देखा, हमने देखा किसमें, सेल्स में। अब हम बात करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। हम ये वीडियो चल रही है ना, अरे हम बोल रहे हैं मतलब, यस। तो अब क्या था, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो या तो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म या बहुत कुछ थोड़े बहुत ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, ठीक है, एक या दो या तीन, राइट। दे आर ऑल्सो स्मॉल, दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज। वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम आईज आंखों से नहीं देख सकते, राइट। तो उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स एंड these organisms cannot be seen with the naked eyes. These organisms are known as microorganisms. Okay, microorganisms like bacteria and amoeba are unicellular. अच्छा, microorganisms में भी अगर हम बैक्टीरिया, ये एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और अमीबा ये भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी बात करें तो ये यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि इनके पास सिर्फ सिंगल सेल होता है। अगर हम ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड एल्गी, ठीक है, फंजाई बेसिकली फंगस का ही वो होता है, फंगस, और एल्गी की अगर हम बात करें तो मल्टी सेल्युलर है, यानी उनके पास एक से ज्यादा सेल हैं, ठीक है। तो ये सारे बैक्टीरिया, अमीबा, एल्गे, फंजाई, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। बैक्टीरिया और अमीबा यूनिसेल्युलर है और एल्गे और फंजाई मल्टी सेल्युलर है, ठीक है। नाउ दे आर, अच्छा ये नाम आपके लिए बहुत सारे, बहुत अभी तक न्यू हो सकते हैं। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस इन वाटर। अभी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में, सॉइल में, एयर में, हमारी बॉडी में भी। बैक्टीरिया तो आप सबने सुना होगा कि बैक्टीरिया है हाथ पे, यू शुड वॉश योर हैंड्स। एल्गी क्या होता है, जो आपने कभी देखा होगा पॉन्ड वगैरह जो होते हैं उसमें ग्रीन ग्रीन लेयर आ जाती है, उसे वो एक लेयर होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो वही एल्गी होता है। फंगस ब्रेड वगैरह पे खाने पे लग जाती है, वो फंगस होती है, राइट। ओके, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पॉन्ड में पाए जाते हैं। बेसिकली ये जो टेबल है ये आपकी बुक से ली गई है, अगर आपके पास बुक होगी तो आप उसमें भी देख लीजिएगा। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसमें प्रेजेंट है, पॉन्ड वाटर में प्रेजेंट है। तो जैसे कि अमीबा, अमीबा क्या होता है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, मूविंग, ये मूव करता रहता है और इरेगुलर शेप होती है, इसकी कोई फाइनाइट शेप नहीं होती। आप फोटो में भी देख रहे हो, बेसिकली जब भी ऑर्गेनिज्म ड्रॉ करने को आता है तो सारे बच्चे अमीबा बनाते हैं, क्योंकि इसकी कोई इरेगुलर शेप होती है, तो कुछ भी बना दो कैसे भी क्यूट सा, है ना। तो आपको भी अगर एग्जाम में तो आप अमीबा बना देना। ओके, दूसरा होता है पैरामीशियम, ये भी पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, ये भी सिंगल सेल होता है, यानी कि यूनिसेल्युलर होता है। ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव कर सकता है, और इसका जो मूवमेंट होता है
टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। इसका जो मूवमेंट होता है वो एक बहुत ही स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में होता है, ऐसा नहीं कहीं भी मूव कर ले, ठीक है, वो बहुत ही स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में इसका मूवमेंट होता है। ओके, ये एलगी होता है बेसिकली। अभी तो ये आपको बहुत अजीब दिख रहा होगा, एलगी होता है ये, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक फोटोज है ना, तो आपने कभी नहीं देखी होंगी। ये भी सिंगल सेल होता है, ये ग्रीन होता है क्योंकि इसमें जो इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है बेसिकली। इसका जो मूवमेंट होता है ये भी किसकी वजह से होता है, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर की हेल्प में होता है, राइट। ओके, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल में सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि सॉइल में पाए जाते हैं। तो जैसे कि ब्रेड मोल्ड यानी कि फंजाई, ठीक है, ब्रांच फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये ऐसा होता है बेसिकली, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इनके ना ऐसे ब्रांच्ड होते हैं फिलामेंट्स, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी बोरे की तरह स्ट्रक्चर होता है एक, ठीक है, ऐसा फिलामेंट्स से बने होते हैं। और यहाँ से ये जो आपको स्मॉल स्मॉल वो दिख रहे होंगे फ्रैकल्स टाइप, यही होते हैं हमारे ब्रेड मोल्ड मतलब फंजाई। एक होता है सिर्फ मोल्ड फंजाई, ये क्या होते हैं, इनके भी ब्रांच फिलामेंट होता है विदाउट क्लोरोफिल हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रेड मोल्ड और मोल्ड में। फिर आता है एल्गी, एल्गी सॉइल में भी पाया जाता है। ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इन दोनों में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है, एक स्फेरिकल, कॉमा, स्पाइरल और रॉड शेप्ड, ये चार शेप होती है बैक्टीरिया की। वन लॉन्ग हेयर स्ट्रक्चर एंड मेनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द सेल। एक लॉन्ग हेयर स्ट्रक्चर होता है और उसके आसपास क्या होते हैं, उसके स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, बैक्टीरिया बोल देते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे, ये जो वायरस है ये तो हमने भाई बहुत ही सुना है, कोविड-19, राइट। तो ये भी एक टाइप का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा, ये कोविड-19 इज अ टाइप ऑफ वायरस, अभी हम सिर्फ वायरस की बात कर रहे हैं, तो वो जो वायरस है वो भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, राइट। तो ये कैसे काम करता है, माइक्रोस्कोपिक एंड एसेल्युलर। वायरसेस आर ये कैसे काम करता है, वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक एंड एसेल्युलर। वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर इन अ लिविंग सेल। बेसिकली इनमें बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि वैसे तो ये सिंगल सेल रहेंगे, पर जैसे ही इन्हें कोई बॉडी मिलेगी जिसपे ये रह सके, तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अगर मान लो जिस डेस्क पे हम बैठे हैं वहां पे एक वायरस रखा है, तो वो एक सिंगल सेल है और नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। और जैसे ही जहां पे वो बैठा हुआ है, अपन को तो दिख नहीं रहा, और अपन ने वो हाथ रख दिया और अपने हाथ के थ्रू वो हमारी बॉडी में आ गया, तो वैसे ही वो लिविंग कंसीडर किया जाएगा और वो अपने आप को डिवाइड करेगा, बेसिकली अपने सेल्स को मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि उसे वो एक बॉडी मिल गई है जहां से वो अपना न्यूट्रिशन ले सकता है, और उस बॉडी को हम बोलते हैं होस्ट। क्योंकि तो वायरस जब तक होस्ट में नहीं है तब तक तो उसे डेड कंसीडर किया जाता है, जैसे ही उसे कोई होस्ट मिल जाता है उसे लिविंग कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये दे में इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स एंड में कॉज डिजीज। ये सबको पता है, वायरस डिजीज भी कॉज करता है और ये प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया सबको इन्फेक्ट कर सकता है। क्लियर, ओके। सो यहीं तक था हमारा अभी तक की चैप्टर। हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा, बहुत सारे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, एल्गाई, ये सब क्या पॉन्ड में मिलते हैं, और फंजाई, ब्रेड मोल्ड फंजाई, मोल्ड फंजाई, एलियन, बैक्टीरिया, ये सब सॉइल में सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन, और ये क्वेश्चन आ सकता है कि अमीबा एंड बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर है और फंजाई एंड एल्गाई मल्टीसेल्युलर है, ठीक है। उसके बाद जो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं वो, एंड दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो टेबल है वो, ये था इस चैप्टर का, इस पार्ट का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। तो इसी के साथ अभी ये पार्ट तो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली आंसर इट। और अभी तक इसके और भी पार्ट्स आएंगे, बस ये चैप्टर फटाफट से रैप अप होने वाला है, इसके बाद हम इसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। टिल देन आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली पोस्ट करने वाले हैं। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
मच।